स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमारी इस खास चर्चा में हम बात कर रहे हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती साहब से, जो रिटायरमेंट की तैयारी में हैं। चक्रवर्ती साहब, एक खास बात जो आपके बारे में है वो ये कि आरबीआई में आने के बाद भी ऐसा लगता है कि लोग बात करना बंद कर देते हैं, जल्दी बोलते नहीं हैं, खासतौर पे मीडिया के साथ। लेकिन आपकी जो बेबाकी थी जब आप इंडियन बैंक में थे या पीएनबी में थे, वो यहाँ आके बिल्कुल भी नहीं बदली। ऐसा क्यों? भाई, आदमी बदलता नहीं है। मैंने मैं जो है बियॉन्ड रिफॉर्म हूँ, इसलिए मैं वैसे ही रह जाता हूँ। दूसरा बात है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बोलने की स्वतंत्रता जो है वो हर इंस्टीट्यूशन में होता है, मगर बोलना जो है इररिस्पॉन्सिबल आप बोल नहीं सकते, ये चीज़ है। तो ये मीडिया से बात करना जो है ये एक आर्ट है। तो बहुत लोग ये आर्ट नहीं जानते हैं, इसीलिए शायद ये आपको माने बचते हैं। मेरा क्या भाग्यवशत पिछले 25 साल से मैं मीडिया से एक या दूसरे तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आप ही के फैमिली का हो गया हूँ, इसलिए बात करने में मुझे कोई झिझक नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम सवाल पूछते हैं आपके डिसीजंस पे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आरबीआई को पावर तो बहुत है, डिसीजंस आप ले सकते हैं, किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है, किसको परमिशन देना है, किसको नहीं देना है, उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहते? नहीं, देखिए क्या है, पावर जो है तो अकाउंटेबिलिटी आता है। तो सवाल यह है कि एक्सप्लेन करना आप नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है एक्सप्लेन करने की। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब किसी को पावर दिया जाता है उसको अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए और इसको ये एक्सप्लेन भी करना है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसे पार्टली जो राइट टू इंफॉर्मेशन इसीलिए आया है, मगर वो जो है और थोड़ा सिस्टमिक तरीके से आना चाहिए सिस्टम में। अच्छा, कुछ डिसीजन ऐसा होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। उसमें जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए हैं, उसके लिए आपको मैं नौकरी से निकाल दिया। अब बताओ कि आपने नौकरी से क्यों निकाला? भाई हेल्थ ग्राउंड से निकाला। नहीं, आप बीमारी बताओ ना। उसमें क्या होता है, कभी कभी जो है जो रेगुलेटेड एंटिटी है उनकी दूसरा रेपुटेशन पर आंच आता है। इसीलिए जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हर ट्रांसपेरेंसी शायद कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में उतना सेंसिटिवनेस भी रहना चाहिए। हमारे जो भी हम रूल बनाए उसमें इतना सेंसिटिविटी रहना चाहिए कि लोगों को कोई ठेस नहीं पहुंचे बिकॉज ऑफ आवर ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि आपने ये एक इंटरव्यू में हाल में कहा कि आरबीआई डिस्क्रिशनरी तरीके से काम करते हैं, अपने जजमेंट के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, उनको ज़्यादा अकाउंटेबल जैसे कि आप कह रहे हैं वैसा होना चाहिए। तो आपको भी यहाँ पे पिछले सालों में ऐसा लगा? नहीं, हमारा जो है सब पॉलिसी जो है डिस्क्रिशनरी पॉलिसी है। हमारा रेगुलेशन डिस्क्रिशनरी रेगुलेशन है ही। मैंने जैसे मान लीजिए कि हम बताते हैं कि आप ये काम कर नहीं सकते, मगर मेरे पास आएंगे तो मैं बताऊंगा तो कर सकते हैं। ये जो है ग्लोबली ये सिस्टम निकल जा रहा है कि आपका रेगुलेशन जो है या तो रूल बेस्ड हो या प्रिंसिपल बेस्ड हो। इट कैनॉट बी कि आप मेरे पास आए मैं बता दिया तो सही है। ये जैसे है कि भाई आपका रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन है कि रिस्ट्रक्चर होगा तो ऐसे ऐसे एनपीए हो जाएगा, मगर मैं जो है रेगुलेटरी फोरबियरेंस दे सकता हूँ। ये जो है रेगुलेशन को जो है वीक करता है और फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इससे एडवर्सली इम्पैक्ट होता है। इसीलिए हमारी सब पॉलिसी डिस्क्रिशनरी है। अब देखिए, पॉलिसी है स्कूल में एडमिशन देने का डिस्क्रिशन होना चाहिए। क्यों भाई? ये लैंड अलॉटमेंट का डिस्क्रिशन होना चाहिए। आप जानते हैं, देखिए कितना सवाल आ जाता है कि कोल माइन का आवंटन में ये क्यों आता है? क्योंकि हमारा डिस्क्रिशनरी सिस्टम बनाए हैं। हम इसको रूल बेस्ड या प्रिंसिपल बेस्ड, जैसे ऑक्शन, इट इज ए प्रिंसिपल बेस्ड एलोकेशन। कोई जो सबसे अधिक पैसा देगा मैं उसको दूंगा। तो आपके मुताबिक जैसे अगर आरबीआई ये कहे कि ये 10 चीजें हैं, अगर आप करके ले आइए तो हम आपको बैंक लाइसेंस दे देंगे। नहीं, आप बैंक लाइसेंस खोल सकते हैं। आप ये 10 काम मैं खाली देख लूंगा ये खोलना है कि नहीं, ये चीज होना चाहिए। और हम ऐसा नहीं कि बहुत जगह ही अभी है, मगर बहुत जगह में ये डिस्क्रिशन अधिक हो जाता है। और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि ये जो है जब रूल बेस्ड होता है, प्रिंसिपल बेस्ड, सो कौन आदमी डिसीजन लेता है इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं डिसीजन लूं, आप डिसीजन लो, कोई तीसरा आदमी डिसीजन लो, डिसीजन वही रहेगा, वो नहीं बदलता है।
पहले डिस्क्रिशन में क्या होता है, आदमी कौन है, कौन किसको मैं लाइसेंस दे रहा हूं और कौन देख रहा है, इसके आधार पर डिसीजन बदल जा सकता है। तो आपको लगता है कि इसी तरह से फैसला हुआ है? देखिए इसमें क्या है, इसी तरीके से फैसला मैं क्या बताऊं नहीं है, मगर जिसको लाइसेंस नहीं मिला वो तो ही बताएगा इसी तरीके से फैसला हुआ है। आई एम नॉट सेइंग ऑल डिस्क्रिशन बेस्ड डिसीजन जो है गलत होता है। मैं हर तरीके से अपना माइंड अप्लाई किया है, उसके बाद भी मैं डिसीजन लूं, गलत डिसीजन हो सकता है। तो आप जो कह रहे हैं, दरअसल आपने कहा कि लाइसेंस जैसा कुछ होना नहीं चाहिए, ये हो कि आपको एक बैंक खोलना है तो ये 10 चीजें करनी चाहिए। नहीं, वो 10 चीज जो है वो देखेगा कौन कि वो 10 चीज सेटिस्फाई होगा नहीं, वो इसके लिए रेगुलेटर, बैंकिंग इज ए रेगुलेटेड एक्टिविटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यहाँ नहीं होगा। मगर आदमी को ट्रांसपेरेंट जो अप्लाई कर रहे हैं बैंक लाइसेंस, उनको पता होना चाहिए 10 चीज क्या है। तो वो तो था। हाँ, तो वो तो था, तो ठीक है, इसीलिए तो बताया ना, ये डिस्क्रिप्शन बेस्ड नहीं है। ये बता दिया गया कि भाई ये चीज आपको चाहिए, उसका इसीलिए, और स्ट्रिंजेंटली अप्लाई हुआ है, इसलिए बहुत कम आदमी को लाइसेंस मिला। इससे लोग बहुत ज्यादा निराश हैं कि फिर इतनी मेहनत करने के बाद अगर यही 2 प्लेयर्स निकलने वाले थे तो फिर उससे कोई सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो। आगे होगा गवर्नर ने, मैंने हम भी निराश है उससे, हम भी खुश नहीं है। गवर्नर की जो आप प्रेस स्टेटमेंट देखिए, वो बता रहे हैं कि भाई ये शायद ऐसा हो गया है कि हमारा जो नियम जो है वो बहुत सख्त थे। जैसे ये फिट एंड प्रॉपर है ना, कि भाई मैं बता दूं कि भाई जिनका भी वजन जो है 70 केजी से अधिक होगा, ये इस कंपटीशन में भाग न ले। मगर मैंने देखा कि सब आदमी का वेट जो है 70 किलो से अधिक है, तो भाई शायद मेरा रूल जो है 70 किलो बताने का गलत है। ये जो फिट एंड प्रॉपर है वही शायद बहुत क्लियर नहीं है कि इसका मतलब दरअसल क्या है। जो आप कह रहे हैं कि ऐसा रूल बेस्ड शायद वो क्राइटेरिया नहीं, वो क्लियर है, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है। और ये देखिए एकदम सही नहीं है, क्योंकि हम 10 साल में एक बार लाइसेंस दे रहे हैं, ये एक्सपर्टाइज डेवलप करना है, ये थिंकिंग ये है। मगर इसमें एक चीज ये है कि बहुत स्क्रूटिनी लेवल है। पहले हमारे खुद लोग स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसके बाद जो है एक अलग कमिटी बना, इंडिपेंडेंट कमिटी, उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया। उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरनल कमिटी जो है डीजी गवर्नर की कमिटी ने स्क्रूटिनाइज किया, फिर इसको जो है बोर्ड में ले जाया गया, कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो इतना लेवल में चला जाता है, तो ये जो है एज गुड एज ये रूल बेस्ड सिलेक्शन ही हो जाता है। एक जो आपका बयान हाल में मैंने पढ़ा था, जब यूनाइटेड बैंक का एक क्राइसिस सामने आया, तो आपने कहा कि आई एम नीदर शॉक्ड नॉर सरप्राइज्ड। तो ऐसा लगा कि आपको अंदाजा था कि ऐसा क्राइसिस कभी भी हो सकता है। पहले तो क्या क्राइसिस हुआ यूनाइटेड बैंक में? कोई क्राइसिस नहीं है, ये तो मीडिया क्राइसिस बना दे रहा है। हाँ, यूनाइटेड बैंक में एनपीए डिक्लेयर नहीं हो रहा था, ये कोई नया चेयरमैन आया, उन्होंने बताना शुरू किया। पिछले 5 साल से आप देख लीजिए, मेरा स्टेटमेंट 3 साल पहले है, बैंक का चेयरमैन बदल जाता है तो एनपीए बढ़ जाता है। तो एनपीए जो है बैंक के बुक्स के मुताबिक नहीं है, चेयरमैन के मन में रहता है। उसके बाद यूनाइटेड बैंक में इन्होंने शायद थोड़ा एग्रेसिवली किया, चेयरमैन की काम करने के तरीका थोड़ा अलग होगा, स्टाफ थोड़ा दूसरे तरीके होंगे। सो दिस आर मोर मैनेजमेंट इश्यूज, दिस आर मोर गवर्नेंस इशू। यूनाइटेड बैंक बढ़िया चल रहा है, आज भी तो लोग बिजनेस कर रहे हैं। चेयरमैन को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा इसकी वजह से? भाई हमें पता नहीं, देखिए हमारे पास तो आता नहीं। हमें जो बताया गया कि भाई वो बीमार थी, भाई कोई बीमार थी तो उन्होंने बताया कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट लो, तो उन्होंने दे दी। मैंने ये तो भरा, आप जो है इसको जो है मानविक तरीके से देखना चाहिए। कोई बीमार है, वो बताता है मैं काम नहीं कर सकता, तो गया। तो इसके आगे तो मुझे कुछ पता है नहीं, कि मेरे पास तो एप्लीकेशन आया नहीं है, और जो चीज के बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं बहुत अधिक बात नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आपने खुद ही कहा है कि नए चेयरमैन के आने की वजह से बहुत सारे एनपीए सारे बैंकों में आ जाते हैं, लेकिन हमको तो पता है कि सारे बैंक सब एक सिस्टम बेस्ड मॉडल में हैं, जहाँ पे उनके सिस्टम में ये रिकग्नाइज होता है कि 90 दिन से इस आदमी ने पेमेंट नहीं किया, वो एनपीए हो जाता है। देखिए हमें ये सिस्टम के बारे ही मैं खिलाफ हूँ। मैं बताऊँ, ये बैंक जो है कंप्यूटर नहीं जनरेट करता है। एनपीए बैंक में लोग बैंक से उधार लेते हैं, जब वो वापस नहीं करते वो अकाउंट एनपीए होता है, और एनपीए बैंक के बुक में होता है, सिस्टम में नहीं। और ब्रांच मैनेजर को, मेरा 30 साल की बैंकिंग जो
तजुर्बा है वो बताता है कि ब्रांच मैनेजर को अकाउंट वाइज अकाउंट पता रहना चाहिए, कौन आदमी पैसा वापस दे रहा है, कौन आदमी नहीं दे रहा है। तो इसलिए सिस्टम, कंप्यूटर, इसके कारण एनपीए नहीं होता है। जब लोग जानता है ये आदमी पैसा दे रहा है तब भी उसको नहीं बताता है, या उसको पता ही नहीं है कौन पैसा दे या कौन नहीं दे रहा है, तो तब जो है एनपीए बढ़ता है। तो हम ये बताते हैं इट इज द फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है सिस्टम की फेलियर नहीं है, दूसरे चीज की फेलियर नहीं है। और इसीलिए हम बताते हैं गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, जिन बैंकों में ऐसा होता है उसमें गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बढ़ना चाहिए, और इसके लिए लोगों को उत्तरदायी बनाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक में जो लोग हैं वो उतने काबिल नहीं है शायद मैनेज करने के लिए? जरूर, अगर वो उनका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो काबिल नहीं है। माने कोई लड़का एग्जाम दे रहा है, उसको कम नंबर मिलता है, और किसी दूसरा स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में अधिक नंबर मिलता है, तो हम जिसको कम नंबर मिलता है उसको क्या बताते हैं कि कम काबिल है? नहीं। लेकिन लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेरे ख्याल से आपने भी कहीं ऐसे नहीं, पहले तो ये बताइए, ये तो वो बात तो आपकी सही है, पर सवाल ये उठता है कि ये तो मैं नहीं उनको कम काबिल बना रहा हूं, उनकी फिगर उनको कम काबिल बना रहा है। आप बता रहे कि मैं उसको बता रहा हूं कम काबिल है। अरे भाई, आप बीमार हुए हो, मैं बता रहा हूं आप बीमार हुए, तो मैं आपको बीमार कर दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो बैंक चेयरमैन दरअसल डिसीजन शायद नहीं लेते, उनके ऊपर बहुत सरकार से दबाव होता है, तभी ये करोड़ों के लोन दे दिए जाते हैं कंपनीज को, कंपनीज बंद हो जाती हैं, पैसे वापस नहीं आते। 30 साल काम किया है, कोई देखिए कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है लॉबिंग पर चलता है। सरकार कौन है यहाँ पर? पहले तो हमारा ये सोचना ही गलत है कि सरकार एक एंटिटी है। डेमोक्रेसी में हम आप सरकार है, वो बैंक चेयरमैन भी पार्ट ऑफ सरकार है। हाँ, कोई बताता है इसको देख लो, अगर सही है उसको करो, अगर गलत है उसको मत करो। अब लोग बताते पॉलिटिशियन, अब बहुत पॉलिटिशियन मुझे, भाई मेरे पास हजारों लोग आते हैं, वो बताते हैं ये मेरा काम सर रुका हुआ है, कुछ बताना है। भाई थोड़ा देख लेना, उसका मतलब थोड़ा मैं बता रहा हूं कि आप लोन दे दीजिए, है कि नहीं? मगर अगर 10 आदमी उनके पास जाते हैं, आप उनका एक भी काम नहीं करते हैं, जहां कर सकता है तो भी आप जब अपने काम के लिए उनके पास जाते हैं वो भी नहीं करता है। तो यह जो है पूरा डेमोक्रेसी, ये जो है लॉबिंग पर चलता है। उसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर बोरोवर लोन के योग्य नहीं है उसको लोन दे दिया जाए, किसी ने बताया है। ये जो है लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, लैक ऑफ मैनेजमेंट है, ये हम बता रहे हैं। आप अगर ये बता रहे हैं कि ये जो है प्रेशर से लोन दे देते हैं, उसका मतलब मैनेजमेंट इज नॉट कैपेबल। हम तो ये कह रहे हैं कि 15-20 लाख का किसी ने घर लिया हो, वो पैसे ना चुकाए, बैंक आके उसके घर पे कब्जा कर लेता है। लेकिन आपने 5-10 हज़ार करोड़ का लोन लिया हो तो बैंक के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। नहीं, वो तो पूरा सिस्टम ही ऐसा है। हमारे सिस्टम में अगर आपके पास पैसा अधिक है आप कोर्ट में जा सकते हो, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर आपके पास पैसा अधिक है, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री आपको स्पेशल सिक्योरिटी देगा, 4 बंदूकधारी आपके पीछे घूमेगा, जिसके पास वो नहीं है नहीं होगा। अब डेमोक्रेसी सिस्टम ऐसा है, जिसके पास पैसा अधिक है वो जो है अधिक फैसिलिटी ले सकता है। अब मैं उसको बदल नहीं सकता। आपके पास अगर पैसे अधिक है, आपके लड़के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, जिसके पास नहीं है। ये हमने सिस्टम ऐसा बनाया है, और इसके लिए कोई भी अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल पर सभी लोगों को सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए जो हमारे सरकार भी बता रहे, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ऐसे राइट टू हेल्थ सर्विसेज, ये जो है उपलब्ध होना चाहिए। मगर डेमोक्रेसी की एक बड़ा खाबियत ये है, कमी यह है, जिसके पास पैसा अधिक है वो अधिक फैसिलिटी ले सकता है। आपके पास पैसा अधिक है तो अच्छा होटल में रह सकते हैं, पैसा नहीं है तो क्या, तो आप ये मैंने हाउ आप जो है बैंक कैसे, सोशल सिस्टम को कैसे बैंक बदल देगा, मुझे समझ में नहीं आता है। तो आप ये कह रहे हैं कि बड़े लोगों से पैसे वसूलने की ताकत सिस्टम में नहीं है तो बैंक में भी नहीं है, और आरबीआई में भी नहीं है। उनके पास ताकत अधिक है, सिस्टम को कैसे ये अच्छा लॉयर कैसे लगाया जाए ये जाइए। मगर इसका मतलब नहीं है, अगर चाहे, अगर हमारे सिस्टम को कारगर बनाया जाए तो कर सकता है। और बहुत अब देखो हमारा डेमोक्रेसी उस मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है।
मैंने मैं मिसाल नहीं देना चाहता हूं, पिछले 5 साल में आप मिसाल देख लीजिए, जो कभी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं एक्शन हुआ है ऐसे लोगों के अगेंस्ट में। तो ये जो है मैच्योरिंग ऑफ डेमोक्रेसी से होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस से होता है, लोगों में जब जागरूकता आता है तब होता है, मीडिया जब एक्टिव होता है तब होता है। और मुझे बड़ा फक्र है कि हमारे कंट्री उस तरफ आगे बढ़ रहा है जो हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इनफैक्ट मीडिया का जो एक नया रूप आ गया है आज इन दिनों, स्टिंग ऑपरेशन वाला, आपके समय में वो भी हुआ। एक कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया और बताया कि जो बैंक के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो लोगों को सिखाते हैं कि आप ब्लैक का व्हाइट कैसे बनाएं। देखिए, पहला बात मैं बताया, स्टिंग ऑपरेशन ने कोई ऐसा चीज नहीं बताया जो मुझे पता नहीं है। दूसरा, कोई भी बैंक ब्रांच मैनेजर का यह कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना दे सकता है। देखिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का अथॉरिटी खाली 2 ही आदमी के पास है। एक है हमारे देश के वित्त मंत्री के पास, अगर उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दे तो ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाता है, और ये आदमी अगर टैक्स भर दे तो ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाता है। बैंक में पैसा जमा करने से अगर वो टैक्स नहीं देता है, वो जो है व्हाइट मनी नहीं हो जाता है, बल्कि उसकी जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आ जाता है, उसकी पकड़ने की जो है चांस बढ़ जाता है। ऐसा कहा जा रहा है अब एनालिस्ट की तरफ से कि इस समय जो एनपीएस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, शायद पिछले 10 साल पहले ऐसा एक स्थिति थी 2000 के आसपास, जबकि काफ़ी एनपीएस थे, धीरे धीरे बैंक्स काफ़ी अच्छी सेहत में आ गए थे। अब अगर इस वक्त फिर से रिवाइवल करना है यहाँ से बैंकों को, तो बहुत बड़ा अमाउंट सरकार को निवेश करने की ज़रूरत है, पूंजी निवेश करने की ज़रूरत है। क्या आपका भी ऐसा अंदाज़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जो है, अगर देखिए, हमारा जो है गवर्नर साहब जब आए, पहला दिन उन्होंने बताया कि भाई 4-5 एरिया में हमें काम करने का है। एक है जो स्ट्रेस एसेट हुआ है, इसको कैसे टैकल किया जाए। अगर आप इस स्ट्रेस एसेट को घटाओगे, आपका प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट घट जाएगा, जो प्रोविजन किए हो ये फ्री हो जाएगा, तो कैपिटल की जरूरत नहीं है। कैपिटल की जरूरत तब होगा जब बैंक में प्रॉफिट नहीं होगा और बैंक नुकसान करेगा, तब जो है इस एनपीओ को टैकल करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत है। मगर अगर आप एनपीओ को रिजॉल्व कर सकते हो तो जो है उतना कैपिटल की जरूरत नहीं है। तो बैंक को अपने बिजनेस में अगर रिस्क की कमी कर सकते हैं तो भी कैपिटल की जरूरत नहीं है। अगर बैंक जो है एफिशिएंसी बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाए तो भी गवर्नमेंट से पैसे की जरूरत नहीं है। और बैंक अगर अपना परफॉर्मेंस ऐसा करे कि लोग बैंक में निवेश करने के लिए तैयार है, तो बाहर से पैसा आ सकता है निवेश। बहुत सारे तो ये सब जो है चीज एक साथ करने का है, और इसके लिए हमने अपना एक पेपर बना के गवर्नमेंट के पास भेजा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की कैपिटलाइजेशन के जरूरत में लिए है, आपको इन सब तरीके को एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। और उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजमेंट क्वालिटी जो है इंप्रूव करना होगा। नहीं, लेकिन अभी दिक्कत यह है कि अगर आप बैंक के जो टोटल एनपीएस हैं और उसके ऊपर आप जोड़ दीजिए जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन हैं, तो वो उनके नेटवर्थ से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अगर ये सारे लोन डूब जाते हैं तो उनकी नेटवर्थ तो खत्म हो जाएगी। पहले बात, आप ये कैसे सोच लिए कि पूरा लोन डूब जाएगा? एनपीए में सिक्योरिटी है, और एनपीए जो है आप सोच रहे थे एनपीए मतलब लॉस एसेट नहीं है, वो रिकवर हो सकता है। आप अगर बैंक में पैसा जमा नहीं किए हो, इसका मतलब है ये लॉस हो गया। आदमी आके रिकवर कर सकता है, बैंक के लोग जाएंगे रिकवर करेंगे, लीगल सिस्टम आपके पास एसेट है, यह है। तो बहुत जो है एसेट रिकवरेबल, एक चीज जो है हमारा लीगल सिस्टम में भी है, ये थोड़ा टाइम अधिक लेता है। तो पहला चीज तो ये मानना ही गलत है कि एनपीए मतलब वो लॉस एसेट है, और स्ट्रेस एसेट हो गया तो कोई आदमी बीमार है तब बताओ कभी वो चंगा होगा नहीं, वो फ्यूनरल ग्राउंड में ही जाएगा। माने आप ऐसा हम मानते नहीं है। तो इसलिए पहले बात है कि 12 लाख करोड़ को जो है ये बताना कि ये जो है पूरा चीज पैसा खत्म हो गया, ये इसी में ही जो है ये गलत बात है। तो ये आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के पैसे लगाए बिना भी बैंक्स अपने आप रिवाइव हो पाएंगे यहाँ से? गवर्नमेंट कैसे, 50% कैपिटल है, गवर्नमेंट को हर साल कैपिटल देना होगा। मगर अगर बैंक अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ाएगा, एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएगा, ये डिस्ट्रेस एसेट को वन टाइम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट की कैपिटल, अगर उनको अधिक कैपिटल की जरूरत है तो गवर्नमेंट को, उसका मतलब कि आपको कोई हेयर कट लेके खत्म करो,
जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट में कुछ नहीं होने वाला है, आज के दिन में आपको 80 रुपया मिलेगा, तो ठीक है, जो प्रोमोटर है, बैंक है और नया प्रोमोटर अगर आता है, तीनों मिलके कुछ शेयर कर लो, करके इसको जो 80 रुपया निकलता है वो निकाल लो, 20 रुपया शेयर कर लीजिए, नहीं होगा तो 80 रुपया जो है 10 रुपया में उतर जाएगा। तब आपकी ऐसी कोई कोशिश हो रही? ये हमारा डिस्ट्रेस जो एसेट मैनेजमेंट रिकवरी है, इसमें हम बता रहे हैं जो इस तरीके का काम करेंगे बोरोवर बैंक, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, और जो ऐसा नहीं करेंगे सिस्टम उसको डिसइंसेंटिवाइज करेगा। ये हम नया स्कीम लाए हैं, 1 अप्रैल से वो स्कीम जो है लागू हो गया है, और हमारे ख्याल से अगर बैंक सही तरीके से ये काम करेंगे तो बैंक की एनपीए पोजीशन में, स्ट्रेस एसेट की पोजीशन में काफी सुधार हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी कि एक दावेदार जिनको लाइसेंस नहीं मिला, L&T फाइनेंस होल्डिंग है इस केस में, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो एक एग्जिस्टिंग बैंक के प्रोमोटर से स्टेक लेने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन है? देखिए, अगर छोटा मोटा स्टेक है शेयर तो कोई भी खरीद सकता है। अगर वो प्रोमोटर तरीके से आने का है तो रिजर्व बैंक में परमिशन आने का, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं है क्योंकि मैं ये काम देखता नहीं हूँ। सो मैं जिसके बारे में मुझे पता नहीं है उसके बारे में कोई टिप्पणी करने में मैं जो है समर्थ नहीं हूँ। यानी लाइसेंस लेने के लिए जाहिर है कि वही क्राइटेरिया होगा, अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला। नहीं, पहला बात है वो लाइसेंस कैसे आप बता रहे हो, वो क्यों कोई इन्वेस्ट कर दिया 1% पैसा तो क्या हो गया? अब हमें पता नहीं हो क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए, वो जो प्रमोटर आया है, एज ए इन्वेस्टर आ रहे हैं, क्या है, इन्वेस्टर के लिए कोई कमी नहीं होना चाहिए। हमने बैंक लाइसेंस के लिए मना किया है, मगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मना नहीं किया है ना। ऐसा प्रमोटर नहीं आ सकते, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैंने बैंक को चलाने में उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि आप वाकई छुट्टी मनाएंगे, क्योंकि आप जितने एक्टिव रहे हैं लगातार, तो आप जरूर कुछ ना कुछ और कुछ दिन तो जरूर छुट्टी भी मनाऊंगा। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।